जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो आपका चल रहा है उसके लिए जीके का मॉक टेस्ट लेके आया हूं 68। और इसमें जो प्रश्न हैं 20 प्रश्न हैं जो आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक जितने भी अभ्यर्थी मतलब जिनसे बात हुई है, जिनका पेपर हुआ है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, वो टाइम मैनेजमेंट की आ रही है। क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या समय के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि अगर आपने अतिरिक्त मतलब सबसे ज़्यादा समय दे दिया सवालों को हल करने में, तो समय निकल जाएगा। तो अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले हिंदी या जीके का पोर्शन सॉल्व कीजिएगा। जो भी आप इन दोनों में सॉल्व करें, हिंदी या जीके का पोर्शन आपको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपको याद है। तो ये जो 40 प्रश्न आएंगे, अगर ये आपका याद के आ गए तो आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे इन 40 प्रश्नों को करने में। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे आपके, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि पहले आप रीजनिंग या गणित नहीं करेंगे, पहले आप हिंदी और जीके करें। उसके बाद में जो भी आपको पर्याप्त समय मिले उसमें आप उन दोनों सब्जेक्ट को कर सकते हैं, रीजनिंग को और हिंदी को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। कहा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चपचारकुट उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, किस राज्य का त्योहार है चपचारकुट, ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम का जो त्योहार है वो है चपचारकुट। मिजोरम के दो त्योहार आप और याद रखिएगा, एक पोलकुट आपसे पूछेगा, पोलकुट, पोलकुट, और एक पूछता है दोस्तों मीमकुट। तो मीमकुट और पोलकुट ये भी आपके कहाँ के त्यौहार हैं? मिजोरम के त्यौहार हैं। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों मैं बात करूँ मिजोरम की, तो मिजोरम में आपको याद रखना एक डांस जिसका नाम है चेराम। तो चेराम डांस ये किस राज्य का डांस है? तो मिजोरम का डांस है। और मिजोरम जो है ये कब बना था दोस्तों? 1987 में बना था। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम बना था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना। और इसके साथ साथ आपको याद रखना इसकी राजधानी। दोस्तों मिजोरम की राजधानी क्या? आइजोल। बहुत आता है एग्जाम में कि आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की। और मिजोरम का एक जिला भी है, सरचिप। दोस्तों सरचिप जिला ये न्यूज़ में क्यों आया था? 2011 की जनगणना में भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जिस जिले की थी वो है आपका सरचिप। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो ये मिजोरम का ही जिला है। क्लियर? तो चपचारकुट कहाँ का त्यौहार है? मिजोरम का। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गोवा। गोवा का एक त्यौहार याद रखिएगा, साओ जाओ। साओ जाओ फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों गोवा में मनाया जाता है साओ जाओ फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक याद रखिएगा गोवा का सिग्मो। गोवा का एक है आपका सिग्मो उत्सव, ये भी आप याद रखना। तो सिग्मो उत्सव और साओ जाओ कहाँ के त्यौहार है? गोवा के त्यौहार हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गोवा का ना एक डांस याद रखिएगा आप, और वो डांस है आपका फुगड़ी। कभी क्वेश्चन आए कि फुगड़ी कहाँ का डांस है, तो गोवा का। और एक याद रखिएगा तरंगमल। तरंगमल भी कहाँ का डांस है? गोवा का। एक आपको याद रखना दक्षिणी। दक्षिणी कहाँ का डांस है? तो गोवा का ही डांस है दक्षिणी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला यहाँ ऑप्शन में लिखा गया आपका असम। दोस्तों असम का एक डांस है सतरिया, क्लासिकल है। और सतरिया डांस को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो असम का डांस सतरिया है। और सतरिया को किसने शुरू किया है? गुरु शंकर देव ने। तो शंकर देव के द्वारा सतरिया डांस को शुरू किया गया है, ये आप याद रखना। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होती है। और असम जो है इसमें बिहू त्यौहार होता है, यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, ये भी आप याद रखना। कर्नाटक की बात करूँ दोस्तों, कर्नाटक का एक त्यौहार याद है, एक खेल है, और वो है आपका कंबाला। तो कंबाला ये जो होती है भैंसा दौड़ होती है। कंबाला नाम की भैंसा दौड़ किस राज्य में होती है? दोस्तों कर्नाटक में भैंसा दौड़ होती है, इसे कंबाला कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया था चपचारकुट मिजोरम का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? गतका। गतका निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट है? दोस्तों गतका जो मार्शल आर्ट है वो है आपकी पंजाब की, ऑप्शन सी। पंजाब की मार्शल आर्ट है गतका। दोस्तों पंजाब के बारे में बात करूँ तो पंजाब का एक डांस याद रखिएगा, भांगड़ा। भांगड़ा बहुत आता है एग्जाम में। एक डांस याद रखिएगा गिद्धा। गिद्धा बहुत आता है एग्जाम में। एक डांस याद रखिएगा आपका, और वो है आपका किकली। किकली किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों किकली पंजाब का ही नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पंजाब जो है ना, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों ये तीनों डांस आप याद रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, सीएम है यहाँ के भगवंत मान। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? दोस्तों भगवंत मान की पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कभी कि जो पंजाब है यहाँ के राज्यपाल कौन है, दोस्तों पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के राज्यपाल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और पंजाब में ना एक शहर है आपका कपूरथला। कपूरथला में क्या है दोस्तों, दोस्तों कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री, याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और पंजाब में आपको याद रखना है एक जगह पटियाला, और पटियाला में क्या है ऐसा, दोस्तों पंजाब में पटियाला में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। राष्ट्रीय खेल संस्थान सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। तो ये कहाँ पर है, तो ये पंजाब के पटियाला शहर में है। पटियाला, पटियाला, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पंजाब की मार्शल आर्ट है आपकी गतका। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ तो मणिपुर की मार्शल आर्ट रखिएगा थांगटा। थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट है, तो मणिपुर की मार्शल आर्ट है थांगटा, ये भी आप याद रखें। और मणिपुर का एक डांस भी आपको याद है, जगोई। जगोई कहाँ का डांस है, तो जगोई डांस मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील भी है, और यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। मणिपुर के खिलाड़ी याद रखिएगा मीराबाई चानू, और ये वेट लिफ्टिंग करती है 49 किलोग्राम भार वर्ग में। यहाँ पे लिखा है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है इसका एक त्यौहार है, आप याद रखिएगा, खर्ची पूजा। त्रिपुरा का त्यौहार क्या है, खर्ची पूजा। ठीक, तो गतका मार्शल आर्ट है पंजाब की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें खालिस्तान में हमें जगह भरनी है, खालिस्तान में जगह भर के बताना कि इसमें क्या आएगा। को बरसामापी यंत्र कहा जाता है, दोस्तों बरसामापी यंत्र क्या होता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए रैन गेज। रैन गेज को बरसामापी यंत्र कहा जाता है। दोस्तों लिखा गया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, वायुमंडल में जो नमी मौजूद होती है उसकी मात्रा को मापता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापता है, और बैरोमीटर वायुदाब मापता है। बैरोमीटर वायुदाब मापता है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। रैन गेज वर्षामापी यंत्र है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो वर्षा होती है वो हमारे वायुमंडल के कौन सी परत का उदाहरण है, तो आपसे याद रखना है कि वर्षा की घटना जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, क्योंकि बादलों का फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। तो वर्षा क्षोभ मंडल में होती है, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानचित्र पर खींची गई बे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दोस्तों मानचित्र पर खींची गई बे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। दिस इज आइसोहाइट। वर्षा मापी यंत्र होता है आपका रैन गेज, वर्षा क्षोभ मंडल में होती है, और वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाती हैं। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कभी कि कृत्रिम वर्षा करने में जो क्लाउड सीडिंग की जाती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा बहुत आता है एग्जाम में। तो कृत्रिम वर्षा जो है हम जब क्लाउड सीडिंग करते हैं मतलब बादल बनाते हैं तो हम उसमें प्रयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। तो कभी क्वेश्चन आए कि कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखना इसके बारे में पूछ सकता है। तो आपसे पूछा गया था कि वर्षा मापी यंत्र क्या होता है, रैन गेज होता है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के जनक माने जाते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ याद करना। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के जनक है दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं गुरु विपिन सिंह, ये आप याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि झावेरी बहनें, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, तो झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है, दोस्तों झावेरी बहनें मणिपुरी डांस से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुरी डांस। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है, और सिद्धेंद्र नाथ योगी इसके जनक हैं। यहाँ पे लिखा गया उड़ीसा का है। गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास ये ओडिसी नृत्य के जनक माने जाते हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखना, तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी ने कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। शास्त्रीय नृत्य 8, जिसमें कथकली है केरल का, मोहिनीअट्टम है केरल का, कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, और सतरिया पश्चिम वहाँ का असम का। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। 8 क्लासिकल डांस हैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। गुरु विपिन सिंह से क्वेश्चन पूछा गया तो मणिपुरी डांस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है भारतीय संसद का प्रथम सत्र, मतलब भारतीय संसद
का सत्र शुरू होता है। दोस्तों भारत की संसद में जो कार्यवाही शुरू होती है, जो सत्र उसका शुरू होता है, वो किससे शुरू होता है? आपके ऑप्शन है प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। और प्रश्नकाल जो स्टार्ट होता है ना दोस्तों, वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्रश्नकाल होता है तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके दोस्तों। एक होते हैं आपके तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं ये कौन से प्रश्न होते हैं? दोस्तों ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, जिनका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है उनको हम बोलेंगे तारांकित प्रश्न। याद रखिएगा इसके बारे में, ये आपसे पूछा जा सकता है कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा उनको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, तो ये हो गया आपका प्रश्नकाल। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया शून्यकाल। शून्यकाल की शुरुआत भारत की संसदीय प्रणाली में कब हुई थी? दोस्तों 1962 में शून्यकाल की शुरुआत की गई। और दुनिया की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है। हर क्वेश्चन पूछा जाए कि शून्यकाल किस देश की देन है, तो भारत की देन है। अच्छा, शून्यकाल कब स्टार्ट होता है? दोस्तों प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है। और शून्यकाल का मतलब है कि 12 बजे से स्टार्ट होता है ये 1 घंटा तक। तो 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ इसमें शून्यकाल में बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाए जाते हैं, तो ये आप याद रखना। शून्यकाल 1962 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका भारतीय संसद का आर्टिकल कौन सा है? दोस्तों आर्टिकल है 79, 79। इसमें कहा गया कि भारत की संसद होगी जो 3 अंगों से मिलकर बनी होगी। तो मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हमारी संसद के अंग माने गए हैं। याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ दोस्तों, अभी दिल्ली में ना एक प्रोजेक्ट बना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? दोस्तों हमारा जो नया संसद भवन है उसका जो नाम होगा वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत का संसद भवन बनाया जा रहा है। अभी जो संसद भवन है वो पुराना है, तो नया संसद भवन बन रहा है भारत में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। क्लियर? तो ये आप याद है, दिल्ली की बात हो रही है। तो भारतीय संसद का सत्र शुरू होता है प्रश्नकाल से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे चलते हैं, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? दोस्तों मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान की मांग करने वाली एक संस्था बनी थी बाद में। तो मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां, सलीमुल्लाह, ये इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और मुस्लिम लीग का जो मतलब संस्थापक आगा खां के अतिरिक्त सलीमुल्लाह खां को माना गया, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मुस्लिम लीग से जिन्ना कब जुड़ा था? तो 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ा था, ये भी आप याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग जो है इन्हीं मुस्लिम लीग के एक सदस्य हैं जिनका नाम है चौधरी रहमत अली। दोस्तों चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नामकरण किया था। अगर क्वेश्चन कभी आए कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया, दोस्तों चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नामकरण किया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी ढाका में। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? दोस्तों सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आती है उससे हमें बचाती है, कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में ओजोन की परत हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ओजोन परत आपको देखने को मिलेगी समताप मंडल में ओजोन परत देखने को मिलेगी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन किसका अपर रूप है, तो आपको बताना है कि ओजोन इज एट एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलोट्रोप होता है और इसका सूत्र क्या होता है? O3। याद है ना, ये बहुत आता है एग्जाम में कि ओजोन का सूत्र क्या है? O3 होता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, मैं ये तो हो गया आपका समताप मंडल मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। साथ साथ आपको याद रखना है कि 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था ये 1987 में साइन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए
कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण के बारे में बात करता है, तो ओजोन परत के संरक्षण के बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करता है। ओजोन दिवस होता है 16 सितंबर को, याद रखना इसके बारे में। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, प्राणवायु कहा गया है ऑक्सीजन को, ये भी आप याद रखना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है, 21% होती है, ये भी आप याद रखिएगा। जलने में सहायता करती है ऑक्सीजन गैस, ये भी आप याद रखना। सांस के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। हमारे ब्लड में 200 से 300 गुना तेज़ी से घुलकर हमको नुकसान देती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस बचाती है, ओजोन बचाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है, तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है, ये भी आप याद रखना। सूर्य में 71% जो भाग है वो किसका बना हुआ है, दोस्तों सूर्य का 71% भाग बना हुआ है आपका हाइड्रोजन का। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का 71% भाग किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन का, ये भी आप याद रखना। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसी कारण सूर्य की ऊर्जा लगातार बनती रहती है, संलयन की अभिक्रिया के कारण। क्लियर हुआ दोस्तों। लिखा गया पृथ्वी, पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं हम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है, देखो आपको याद रखना है घर्षण बल। घर्षण बल एक संपर्क बल है, क्योंकि जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी तो घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो घर्षण बल कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। घर्षण बल के बारे में दोस्तों 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है, ये भी आप याद रखना। घर्षण बल के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो हमेशा माइनस में होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा माइनस में होगा, बताएंगे अभी क्यों होता है। और साथ साथ आपको याद रखना कि घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। क्षयकारी का मतलब है कि इससे नुकसान होता है, इससे हमारी मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और ये क्षयकारी बल होता है। हम बात करें दोस्तों घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक क्यों होता है, दोस्तों ये कोई सतह है, इसको आप एक सतह मान लें और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई लोहे का ब्लॉक है, तो इस पर आप इधर बल लगा रहे हैं, यहाँ पे बल लग रहा है आपका इधर को, आप इधर को बल लगा रहे हैं, लेकिन घर्षण बल इधर कार्य करेगा, घर्षण बल की दिशा होगी इधर को। तो वस्तु का विस्थापन तो हो रहा है आपका किस डायरेक्शन में, तो वस्तु का विस्थापन होगा, ये विस्थापन है आपका, यहाँ विस्थापन देखें, यह आपका विस्थापन, विस्थापन हो रहा है इस दिशा में और घर्षण लग रहा है इस दिशा में। दोस्तों ये इस विस्थापन की दिशा है और इधर को आपकी घर्षण की दिशा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल आता है, कितने का आता है, 180 डिग्री का एंगल। और आपने पढ़ा है कि कार्य W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा, FS cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप 180 रखेंगे तो कोस 180 का मान क्या होता है, माइनस के वन, तो माइनस के वन से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है और वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण थीटा का मान कितना हो जाता है, 180 हो जाता है और कोस 180 का मान हमेशा माइनस के वन होता है। तो इसीलिए घर्षण बल जो है एक क्षयकारी बल होता है और साथ साथ इसकी दिशा हमेशा विपरीत होती है, कार्य माइनस में होता है। तो घर्षण बल एक संपर्क बल है। ठीक है दोस्तों, बल का मात्रा क्या होता है दोस्तों, बल का मात्रा होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन सा है, दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन सा माना गया, प्रकृति में मौजूद कौन सा बल है जो सबसे मजबूत बल माना गया है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे, दोस्तों हर्षवर्धन 606 से 647 तक ये पुष्यभूति वंश के शासक थे, पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन जो है इन्होंने 3 ग्रंथ भी लिखे हैं, इनके 3 ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका।
नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन के ग्रंथ हैं। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है ना, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी दोस्तों? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अगर आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ये भी आपको याद रखना है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? वो है आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाला एक कवि है। और हर्षवर्धन के दरबार में हुएन भी आया था। हुएन सांग जो चीनी यात्री था, वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद जो वंश आया मगध में, वो था आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, ये भी आप याद रखना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बुगरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बुगरुम्बा असम में किया जाता है। ऑप्शन सी। और असम में एक त्योहार होता है बैसागु। बैसागु उत्सव जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। बैसागु उत्सव अप्रैल में होता है। और बैसागु उत्सव पर जो असम में डांस होता है वो होता है आपका बुगरुम्बा डांस। ये भी आप याद रखना कि बुगरुम्बा डांस कहाँ का है, तो असम का डांस है बुगरुम्बा। क्लियर है दोस्तों? अच्छा चलिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, असम का एक डांस और याद रखना, तबल चोंगली। बहुत आता है ये भी एग्जाम में। तबल चोंगली कहाँ का डांस है? तो असम का ही डांस है तबल चोंगली। और खेल गोपाल और कली गोपाल, ये भी कहाँ के डांस हैं? आपके असम के ही डांस हैं। खेल गोपाल, कली गोपाल असम के डांस हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हरियाणा। हरियाणा का डांस याद रखना लूर। लूर कहाँ का डांस है? हरियाणा का। और अरुणाचल का डांस याद रखना पोपिर। पोपिर कहाँ का डांस है? जब मोपिन त्योहार होता है ना, तो पोपिर डांस किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको अजीलामू पूछ सकता है। अजीलामू कहाँ का डांस है? तो अरुणाचल का ही डांस है। और एक आपसे पूछेगा पोंग। पोंग कहाँ का डांस है? तो पोंग भी अरुणाचल प्रदेश का डांस है, ये भी आप याद रखना। मिजोरम। मिजोरम का डांस याद रखना चेराम। मिजोरम का डांस याद रखिएगा चेराम, ये भी एग्जाम में आता है। तो बुगरुम्बा असम का डांस है, सही जवाब है असम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सर्प नौका दौड़ है? दोस्तों सर्प नौका दौड़ कौन सी है? ये आप देख रहे होंगे, और ये ओणम के अवसर पर होती है। सर्प नौका दौड़ ओणम के अवसर पर होती है। और कहाँ पर होती है? केरल में। तो इसका नाम है बल्लम कल्ली। बल्लम कल्ली एक सर्प नौका दौड़ है जो ओणम के अवसर पर की जाती है। कौन सी झील में होती है ये? तो बेम्बानाथ झील में। बेम्बानाथ झील में होती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सर्प नौका दौड़ है आपका बल्लम कल्ली। अच्छा दोस्तों लिखा गया खो खो। अगर क्वेश्चन आए कि खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो की टीम में मैदान में जो खिलाड़ी उतरते हैं वो 9 होते हैं। खो खो की एक टीम में मैदान में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, लेकिन टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन मैदान में कितने आएंगे? 9, ठीक है। दोस्तों फील्ड हॉकी लिखा गया। हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट। और क्वेश्चन आए कि हॉकी के मैच की अवधि कितनी है, तो 60 मिनट होती है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों डीपीएसपी जो लिखे गए हैं वो कौन से भाग में लिखे गए? तो आप याद रखना भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए गए हैं, आयरलैंड। और ये जो डीपीएसपी हैं ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से प्रेरित है डीपीएसपी, ये भी आप याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ दी गई है, जवाब का डीपीएसपी में दी गई है, ठीक है दोस्तों। डीपीएसपी के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब न्यायालय में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया भाग 1। दोस्तों भाग 1 में लिखा गया है संघ राज्य क्षेत्र। भारत का संघ राज्य क्षेत्र लिखा गया है भाग 1 में। भाग 2 नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है, नागरिकता। और भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, मौलिक अधिकार लिखे गए हैं भाग 3 में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा मैं बता दूं आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में संविधान दिवस कब होता है, दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारा संविधान अपने हाथ से किसने लिखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? नहीं।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने हाथ से संविधान को नहीं लिखा। वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपने हाथ से संविधान की स्क्रिप्ट लिखी है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति अपने हाथ से लिखी है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखिएगा इसके बारे में। और भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में अगस्त में हुई थी ये। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी माना गया भारत में, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने 1815 में ना आत्मीय सभा भी चलाई थी, आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा, आत्मीय सभा। क्लियर है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय, इनकी कब्र भारत में नहीं है, इनकी कब्र है ब्रिस्टल में, और ब्रिस्टल जो जगह है लंदन में है। तो कभी क्वेश्चन आए कि राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ पर है, तो ब्रिस्टल में है, आप याद रखिएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयोग से सती प्रथा का अंत करवाया गया था। ये आप याद रखिएगा कि सती प्रथा का अंत किसने करवाया था दोस्तों? तो सती प्रथा का अंत करवाया था राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का अंत किया गया था। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया, ऑप्शन की बात कर लूँ, स्वामी विवेकानंद, इनके बचपन का नाम क्या? नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं भारत में, तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, ये भी आप याद रखना। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, ये भी आप याद रखना। ज्योतिबा फुले लिखे गए, इनके किताब याद रखिएगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने लिखी है गुलामगिरी पुस्तक। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है 1873 में, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। लिखा गया दोस्तों यहाँ पे अंबेडकर। दोस्तों अंबेडकर की बात करूँ तो ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री हैं, और साथ साथ ये संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखनी है, बी आर अम्बेडकर ने चैत्य भूमि, क्या है? बी आर अम्बेडकर की समाधि का नाम है चैत्य भूमि। और बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा बेटिंग फॉर बीजा, बेटिंग फॉर बीजा, ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है बेटिंग फॉर बीजा। और अम्बेडकर की ना एक किताब आपसे और पूछेगा, वो किताब आपका रिडल इन हिंदुज्म, रिडल इन हिंदुज्म, ये भी आप याद रखना कि किसकी किताब है, हिंदुत्व की पहेली, ये बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो फीफा के अनुसार दोस्तों गोल पोस्ट की जो ऊंचाई मानी गई है वो ऊंचाई होती है आपकी 8 फुट, 8 फुट, ये आप याद रखिएगा। एक आपको मैं फोटो दिखाता हूँ दोस्तों, ये पूरा एक गोल पोस्ट है आपकी फीफा का। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई आपकी 8 फीट, फीफा की ऊंचाई कितनी है आपकी 8 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है मतलब गोल पोस्ट की वो है 7.2 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और यहाँ पे फीफा की गोल पोस्ट की ऊंचाई के साथ साथ आपको इसका क्वेश्चन आएगा कि फुटबॉल के मैदान की माप कितनी होती है। दोस्तों फुटबॉल के मैदान की माप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये 90 से 120 मीटर लंबा होता है और 45 से 90 मीटर चौड़ा होता है, ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कभी तो इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और आपको याद रखना है कि फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की। फुटबॉल के मैच की अवधि 90 मिनट होती है, और एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है? 30 मिनट का। फुटबॉल के मैच में एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट का होता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8 फीट होती है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 8 फुट इसका आंसर है। अच्छा, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं, याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। क्लियर है दोस्तों। और अभी फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम 100
परफेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को मिला था टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का नाम याद रखिएगा अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का नाम है अनफिनिश्ड। क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी भी दीपिका पादुकोण। तो इनकी एक मूवी भी आई है अभी पठान, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी बताना है। खाली स्थान में भरना है कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या है। दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी है बातापी या बादामी। तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। चालुक्य वंश दक्षिण भारत का वंश है, ये भी आप याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय बड़ा प्रतापी राजा हुआ, चालुक्य वंश के राजा है वो, तो ये सब चीज़ आप याद रखना। तो बादामी चालुक्य वंश की राजधानी। वर्तमान में कर्नाटक वाला क्षेत्र इसमें आता है आपका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः पाया जाता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? इन ऑप्शन के अनुसार लैक्टिक अम्ल मिलेगा दूध में। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, आप याद रखिएगा दोस्तों दूध जो होता है एक इमल्सन होता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि दूध क्या है, एक इमल्सन होता है, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, आप याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि 26 नवंबर को किसकी जयंती होती है, तो वर्गीज कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक हैं, वर्गीज कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता, और दूध में आयरन की मात्रा भी नहीं होती। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। दोस्तों दूध से क्वेश्चन ये पूछेगा कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम जो होता है ये दूध को पचाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दूध जब दही बनता है तो कौन सा जीवाणु, देखो आपको याद रखना है कि दूध जब दही बनता है तो कौन सा जीवाणु उसमें भाग लेता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है, ये भी आप याद रखना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्लियर। तो दूध में कौन सा अम्ल होता है आपका? तो लैक्टिक अम्ल होता है। और लैक्टिक अम्ल कहाँ से आता है? दोस्तों जब दूध फट जाता है ना, तो जो दूध में शर्करा होती है लैक्टोज, जो शुगर पाई जाती है वो लैक्टोज होती है, तो लैक्टोज शुगर लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, आप याद रखिएगा। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में डेयरी अनुसंधान केंद्र है आपका करनाल में। क्लियर। चलिए अच्छा, यहाँ पर लिखा गया चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल का सूत्र जरूर याद रखना, CH3COOH। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना किस भाषा में की गई है? दोस्तों बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, और इसने संस्कृत भाषा में हर्षचरित की रचना की है। संस्कृत भाषा, दोस्तों संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2004 में तमिल भारत की शास्त्रीय भाषा बनी थी, और 2008 में तेलुगु भारत की शास्त्रीय भाषा बनी थी। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, आप याद रखिएगा। तो हर्षचरित ने हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है संस्कृत भाषा में। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की भाषाओं की जननी किसे माना गया? संस्कृत को माना गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका संगराई। संगराई किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों संगराई जो डांस है इन ऑप्शन में किसका है? त्रिपुरा का डांस है संगराई, याद रखिएगा दोस्तों। संगराई जो है वो त्रिपुरा का डांस है, और त्रिपुरा की एक जनजाति है मोग जनजाति संगराई नृत्य करती है। संगराई डांस त्रिपुरा का है, मोग जनजाति इसको करती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा कब बना था? तो त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बना है। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बने थे, एक मणिपुर, एक मेघालय और एक त्रिपुरा। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो 3 राज्य बने थे 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। तो त्रिपुरा का डांस है आपका संगराई। त्रिपुरा का एक डांस और आता है आपके एग्जाम में, वो डांस है होजागिरी। अगर क्वेश्चन आए कि होजागिरी कहाँ का डांस है? दोस्तों होजागिरी त्रिपुरा का डांस है। और आपको याद रखना है त्रिपुरा के 3 त्योहार, दोस्तों रट लेना, एक त्योहार तो बहुत आता है। एक आपसे पूछेगा खर्ची पूजा, 7 दिन तक मनाया जाता है, 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। खर्ची पूजा के साथ साथ आपको याद है गरिया पूजा, और एक आपको याद रखना है आपका पिलक महोत्सव। ये हर साल होता है आपका फरवरी से मार्च के बीच में। तो पिलक महोत्सव भी कहाँ का? आपका त्रिपुरा का। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, खर्ची पूजा, गरिया पूजा और पिलक महोत्सव किस राज्य के त्योहार हैं? त्रिपुरा के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया
उत्तर प्रदेश का डांस याद रखिएगा नौटंकी, बहुत फेमस है, काफ़ी आता है एग्जाम में। हरियाणा का डांस याद रखना लूर। गुजरात का याद रखिएगा टिप्पानी, टिप्पानी। और एक और याद रखा गुजरात का गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो संग्राई आपसे पूछा गया था, त्रिपुरा का है आपका। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई है आपकी 1951 में। 1951 में पहली जनगणना हुई। दोस्तों जब 1951 में पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत में, तो भारत की आबादी कितनी थी? 361 मिलियन। 361 मिलियन। और अभी कितनी है आपकी? 1210.1 मिलियन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना मतलब ग्रोथ हुआ था। तो ये सब आप देख सकते हैं 1951 की पहली जनगणना। दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और पूछेगा कि 1951 की जब जनगणना हुई तो भारत में साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों 1951 की भारत की साक्षरता दर थी 18.33%। 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर थी 8.86। और पुरुषों की कितनी थी आपकी? 27.16। तो ये आप याद रखना कि ये पूछ सकता है कि 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी आपकी 18.33%। और 2011 के अनुसार कितनी थी? 74.04। 2011 के अनुसार 74.04 है, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी बोल्टर। हेनरी बोल्टर भारत में जनगणना का जनक है, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा गया हेड काउंट अनुपात का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? दोस्तों हेड काउंट या सिर मापन अनुपात ये गरीबी के मापन में प्रयोग किया जाता है। गरीबी का मापन किया जाता है हेड काउंट अनुपात से। याद रखना, रट लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04। कृषि कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बस दोस्तों यही प्रश्न थे जो आपके 20 प्रश्न थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। और आज जो मॉक टेस्ट आएगा आपका वो त्यौहार या जो खेलों के चीज़ें हैं आपकी, खेलों का मॉक टेस्ट हो सकता है या आपका त्यौहार हो सकता है। ये जो भी मैं बना लूँगा पहले उसको मैं अपलोड कर दूँगा आपको, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।